हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा, आई एम ऑडिबल? यस सर। अगेन गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ, आज थोड़ी सी क्लास चेंज हो गई है आज के लिए, ठीक है। क्योंकि एसीपी सर थोड़ा सा रास्ते में है, तो कहीं मुझे लग रहा है कि पहुंचने में उनको टाइम लगेगा। तो मेरी जगह वो ले लेंगे, उनकी जगह मैं आ गया हूँ। ओके, समझे? हाँ, तो क्लियर है, क्लास एक्सचेंज हो गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, ये बताओ पहले, टेस्ट सबने दिया था या नहीं दिया था? एक बच्चा लिख रहा है सर थ्योरी थोड़ी ज्यादा लिखाया करो, ठीक है। पता है आप एमडी सर को एमडी सर के नाम से या बीएमएस के नाम से क्यों जानते हो, ठीक है? क्योंकि मुझ में और औरों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं किताब की तरह थ्योरी लिखा दूंगा ना, तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, फिर तो सारी थ्योरी किताबों में लिखी है। ठीक है, अगर मैं अपना मतलब बताऊं, पास्ट में जो बच्चों ने जो मतलब जो टॉप रैंक लेकर के आए, जो एग्जाम हॉल में बैठते थे, क्योंकि साइंस है इसके पीछे, ठीक है। अब दो तरीके के बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं नोट्स बना लें बहुत सारे, ठीक है। अभी पहला चैप्टर है, मैं खूब थ्योरी लिखा दूंगा, ठीक है। मुझे याद है, एक जमाना था जब मैंने सर्क्यूलेटरी सिस्टम 21 क्लासों में कराया था, 21 क्लासों में बहुत लिखाता था, बहुत, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, 21 क्लासों में कराया था और बहुत लिखाया था, पहले बोलते रहा हूं मैं, ठीक है। और आप फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, अब आ गया एकदम, मतलब सटीक पढ़ाना है, बिल्कुल बच्चे को वो पढ़ाना है जो नीट में आता है, ठीक है। और बायो में लोग सोचते थे रटने का है, तो बहुत सारा लिखा करके मतलब रट्टा स्टार्ट करा देते थे। तो अब पैटर्न चेंज हुआ, और पैटर्न चेंज होने के बाद अब क्या हुआ, थोड़ा मैंने अपने अंदर बहुत चेंज किए, बहुत सारे चेंज किए, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के बहुत सारे मैंने बैच लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के बैच लिए जो मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी वहां पर। तो फाइनली मैंने अपने कंटेंट को, जो थ्योरी थी, उसको डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके कई फायदे मिले, मतलब बच्चों की जब रैंक आई तब मुझे बच्चों ने बताया कि सर वो लाइनें तो हम भूल जाते थे, जब आपके डायग्राम और फ्लो डायग्राम मतलब हाई प्रेशर में होते हैं तो वो याद आते हैं और एक एक क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने उन डायग्राम फ्लो डायग्राम को भी बहुत मॉडिफाइड किया, हर साल मॉडिफिकेशन, ठीक है। और आज उस लेवल पर लेकर के आया कि तुम किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। जब रिवीजन करो तो पेज पलटना पड़े, पढ़ना नहीं पड़े आपको, बस पेज पलटना पड़े। शुरू के एक दो चैप्टर में तो लगता है यार हम कर लेंगे सर, खूब लिखा दो, खूब लिखा दो, ठीक है। मुझे पता है ना, मुझे, ठीक है, लिखाना नहीं है, मुझे बस सिलेक्शन कराना है, ठीक है। तो अब दो तरीके की स्ट्रेटजी है, पढ़ाने वाली स्ट्रेटजी है जिसमें पढ़ाना है, मजा आना चाहिए बस। एक है एक्चुअल में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चा होता है, जोश होता है, जुनून होता है, ठीक है, तो उसको लगता है यार कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम निकलता है और सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब स्मार्ट स्टडी याद आती है, काश हम स्मार्ट स्टडी कर रहे होते तो 100% हम बहुत अच्छा कर लेते, ठीक है। तो एक बात क्लियर आ गई, इसलिए जो मैं लिखा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप बिल्कुल वैसे फॉलो करोगे ना, तो आपको अभी नहीं, ये आपको समझोगे 4-5 महीने बाद कितना फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ तो यार 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए, कुछ तो मैंने चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी, ठीक है। जो बच्चों ने सिलेक्शन लिए, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है। बची एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी एक्चुअल में मेरे नोट्सों में एनसीईआरटी इंक्लूड है, पूरी नोट्सों में एनसीईआरटी इंक्लूड है, ठीक है। नोट्स ही मेरे एनसीईआरटी है मानो, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप भी करना है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, तो साथ में पैरेलल में एनसीईआरटी एक बार लेके चलता हूं फिर से, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो थोड़ा सा आपको मजबूत बनना पड़ेगा। फिर मैं एनसीईआरटी के संग क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी मैं लेके चल रहा हूं, अगर तुम ये स्ट्रेटजी से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे ना, तो मान के चलो तुम फिर
23 लाख बच्चों की दौड़ में नहीं हूं, मतलब बुरा मत मानना। हाँ, 23 लाख बच्चों का जो कंपटीशन है ना, उस दौड़ में नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से, मतलब मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं। जब 10th क्लास का बच्चा भी अगर यहाँ बैठ जाए ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आपसे। मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे पता है ना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूं अच्छी लेके चल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मंथन 2.0 ठीक है लॉन्च हो गया है। कल से उसकी क्लास स्टार्ट है, ठीक है। जिन बच्चों के पास इन्फिनिटी था उनको ऑटोमेटिकली क्लास मिल जाएगी, पर कुछ बच्चों को ये लग रहा है सर मंथन 1.0 और 2.0 के पढ़ाने में कोई अंतर है। नो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेम पैटर्न होगा। अगर मंथन 2.0 के अंदर हम जूम मीटिंग लेकर के आ रहे हैं, तो वो जूम मीटिंग तुम्हारे अंदर पहले लेके आएंगे। कोई चीज वहां अगर कोई चीज अप्लाई करेंगे तो पहले तुम्हारे लिए अप्लाई करेंगे। समझना मेरी बात, समझ गए ना मेरी बात? यस। तो चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही लेवल के बच्चे अपनी जगह बेहतर हैं और दोनों को ही सही जगह पहुंचाना है। दोनों जगह बराबर की मेहनत रहेगी, ठीक है, दोनों जगह। तो दोनों ही बैचों में बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से मेहनत होने वाली है, सेम तरीके से, ठीक है। हाँ, ये बैच थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया है, तो नो डाउट थोड़ा कंफर्ट जोन में आप चीजें ले मतलब गेन कर पाओगे। वो बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा कंपेरेटिव से फास्ट होगा। अंतर इतना होगा बस, स्लो एंड फास्ट का, और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम स्ट्रेटजी, सेम सब चीजें, ठीक है। कई बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। आज शाम तक मुझे आपके एग्जाम का पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा। तो कल की क्लास में सबसे पहले मैं आपसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया पेपर, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, टॉप 10 रैंक कौन से थे, सारा हम कल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पूरी एनालिसिस के साथ। क्लियर है? तो आज शाम तक पूरी लिस्ट मुझे मिल जाएगी। तब कल की क्लास में, कल क्लास सेम टाइम ही होगी, वही 1 बजे, ठीक है। हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मेजर जितने भी टेस्ट होंगे मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, ठीक है। और टेस्ट नहीं दोगे तो यार ये मैं नाराज भी रहूंगा आपसे, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो, पास में तो हो नहीं, मैं कान पकड़ पाऊं आपके। मैंने कहा ना कि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं चलेगा, ठीक है, परिस्थितियां कैसी भी हो चलेगा, ठीक है। अच्छा, परिस्थितियों से एक चीज याद आई मुझे, ठीक है। एक कहानी है, बताओ कहोगे तो शेयर करूं तुमसे मैं। एक कहानी है जो मैं, मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे, ठीक है। तो मेरे समझ में आया कि चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं दिल को टच कर जाती हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। चलो बहुत सही, तुम कह रहे हो तो बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कहानी है एक बूढ़े बाप और एक बेटे की, ठीक है। समझना मेरी बात। बेटा है जो जेल में बंद है, और बाप है एक किसान, बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। वो अपने बेटे को एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है कि बेटा, खेती का समय आ गया है, खेत में बीज बोने हैं। मेरी स्थिति इतनी नहीं है कि मैं बीज बो पाऊं। काश तू अगर यहां होता, मेरे पास होता, तो आज खेती में कर पाता, तू मेरी मदद कर पाता, ठीक है। बाप को नहीं पता, ठीक है, बेटा कहां है, बाप को नहीं पता, बेटा जेल में है। अब बेटा जब उस पत्र को या लेटर को पढ़ता है ना, तो तुरंत उसके रिवर्ट में एक लेटर और लिखता है। उसके भी आंसू आ गए, ठीक है। तो रिवर्ट में एक लेटर लिखता है कि पिताजी, आप गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं खेत के अंदर सब्जी बोऊं या बीज बोऊं, सब्जी पैदा करूं। गलती से भी ऐसा मत सोचना। समझना मेरी बात, ठीक है। क्योंकि उस खेत के अंदर मेरे चोरी का सारा धन दबा रखा है। चोरी का सारा धन मैंने खेत में दबा रखा है। गलती से भी खेत को खोदने की कोशिश मत करना, थॉट प्रोसेस ही मत लेके आना। समझना। वो लेटर वहां के जो पुलिस के कर्मी थे उनके हाथों में लग जाता, लगेगा ही, सीधी बात है, चोर लेटर लिख रहा है तो लगेगा ही। तो सारे के सारे पुलिसकर्मी उस खेतों पर पहुंच जाते हैं और पूरे खेत को खोद डालते हैं, पूरे खेत को खोद डालते हैं। फिर कुछ समय बाद बेटा फिर एक लेटर लिखता है कि पिताजी, अब आप बीज बो दो, मैं यहां रह करके सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। समझने आया है आपको? ठीक है। यानी अगर आपकी चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हो।
यानी उसके बॉडी को, उसके शरीर को जेल में बंद रख रखा था, बट उसकी थॉट प्रोसेस, उसका ब्रेन, समझ रहे हो, वो मुक्त था, स्वतंत्र था, और वो उससे कुछ भी कर सकता है। यानी एक ही बात समझ में आती है कि स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब स्थिति हो, समझना मेरी बात, अगर आपके अंदर चाह है तो आप परिस्थितियों को बदल सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, ठीक है, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाया या इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूं परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके अंदर चाह है तो आप कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। तो आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं देख लो, ठीक है। ब्लड प्लेटिलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा आपको, ये समझने वाला है। क्लॉटिंग भी, मतलब यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, वन क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मान के चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% वन क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ब्लड कॉर्पसल्स पूरे करा दिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स आज कराने वाला हूं। अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं तो आरबीसी का मैंने बताया था, नंबर मत भूल जाना, मिलियंस में होता है, ठीक है। पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा, मात्र 1 mmQ, 1 mmQ, 1 mmQ साइज के अंदर जितना ब्लड फिल करोगे उसमें लगभग लगभग 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। सोचो पूरी बॉडी में, तो समझ रहे हो ना, बहुत बहुत, ठीक है। 1 mmQ में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mmQ आरबीसी होते हैं। क्लियर है। और एक आरबीसी में 280 280 मिलियंस मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के होते हैं, जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और एक हीमोग्लोबिन से या तो 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे या 4 CO2 बाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइड अलग अलग होती है, पर एक बार में कोई एक ही बाइंड करेगा। जो पहले बाइंड करेगा दूसरे की बाइंडिंग साइड चेंज कर देगा, जिससे कि एक बार में दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है बिल्कुल। और एक स्वस्थ मनुष्य में मैंने बताया भी था, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो लगभग 50 ग्राम पर 100 ml ऑफ, ठीक है, ब्लड, इतना हीमोग्लोबिन होता है, या 12 to 16 भी याद रख सकते हो, ठीक है, दोनों ही डेटा दे रखा है। क्लियर है। और आरबीसी के शेप की अगर मैं बात करता हूं तो बायकॉनकेव होता है, बायकॉनकेव होता है, दोनों साइड से केव बनी हुई है, बायकॉनकेव, यस, बायकॉनकेव, बोथ साइड से इसमें केव बनी हुई है, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। क्लियर बिल्कुल। और अंदर एक भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होता, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं होता अंदर, सिर्फ खाली डब्बा जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। पर जब आरबीसी इमेच्योर थी, उसमें न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी थे, न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन थी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, तो न्यूक्लियस धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन बनाना चालू कर देता है, और धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है, डिसअपियर होना चालू कर देते हैं, यानी लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। और जब सारा का सारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन भर जाता है, तब न्यूक्लियस बाय बाय अलविदा कह करके एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है, एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ। और आरबीसी रह जाती है, ठीक है, ओनली हीमोग्लोबिन के साथ, और उसका शेप हो जाता है बायकॉनकेव। अब क्वेश्चन आता है, आरबीसी का जो शेप है बायकॉनकेव, क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। आरबीसी में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स अगर होते तो सारे के सारे ऑक्सीजन को वो खुद यूटिलाइज कर लेते, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता? तो नेचर ने सबको बाहर निकाला भाई, अब हीमोग्लोबिन अकेला है, वो आसानी से इन गैसेस के ट्रांसपोर्ट में 100% पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है, क्या आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है? यस, आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है, आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है। कौन सा मेटाबॉलिज्म? एना या कैटा? एना मतलब जुड़ना, कैटा मतलब टूटना। बॉडी में दो ही तो चीजें चल रही हैं, कुछ बन रहा है तो जुड़ने से बन रहा है।
टूट रहा है, एनर्जी चाहिए तो तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज के टूटने से, ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, समझ रहे ना मेरी बात, फैट के ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी चाहिए, तो ब्रेकडाउन, टूटना, कैटाबॉलिज्म, कैटा एना जुड़ना, कहीं पर भी चीज बन रही है एनाबॉलिज्म, कहीं भी चीज टूट रही है कैटाबॉलिज्म, कॉमनली इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है, यस, क्योंकि आरबीसी एक सेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं है, पर एनर्जी तो चाहिए भाई, ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक साइकिल चलती है प्रॉपर तरीके से, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जो अभी हम सेलुलर रेस्पिरेशन में डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, मतलब बॉटनी वाले पार्ट के अंदर, ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, समझ रहे हो, पायरुबिक एसिड बनता है, कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो ग्लूकोज टूटता है, यहां पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ये साइकिल साइटोप्लाज्म में चलती है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इससे थोड़ी एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, जिसको आरबीसी यूटिलाइज करती है, मींस आरबीसी में रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक, आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म, समझ रहे हो, यस, कैटाबॉलिज्म शो करती है, आरबीसी में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं होते, आरबीसी में क्रेब्स साइकिल नहीं चलती, क्यों, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म में तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलती है, जो हम डिटेल में सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ाने वाले हैं आपको, क्लियर है। तो आरबीसी का एक ओवरव्यू क्लियर हो गया, अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोब्यूल, हीम और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन नहीं, हीम और ग्लोबिन, यहां 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं प्रोटीन की, और हीम के भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं, हीम में आयरन फेरस होता है, फेरिक नहीं होता, जब भी कंफ्यूजन हो जाए रस और रिक, रिक मतलब रिच, रिच मतलब ज्यादा, यानी अगर आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो फेरिक, और आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो फेरस, तो हमेशा ध्यान रखना, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा जिसके पास फेरस होगा, जिसके पास फेरिक होगा वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा, समझ रहे हो, रिवर्सिबल का मतलब है ऑक्सीजन बाइंड की, अपने ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन फिर उतर गई, हाँ, फेरिक होता तो ऑक्सीजन बाइंड की, और बाइंडिंग कैसी होगी, फेविकोल के मजबूत जोड़ के साथ, यानी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, परमानेंट बाइंडिंग हो जाएगी, इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाएगी। ये कब होती है, अगर आपके हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो गया तो। सर क्या हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, यस होता है, हम सबकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना जंक फूड खाते हो, यस, समझ रहे हो, कितना प्यूरिफाई एयर में रहते हो, जो कंट्रोल में नहीं है आपके, ठीक है, समझ रहे हो, पर जंक फूड तो कंट्रोल में है, जो जो कंट्रोल में कर सकते हो वो तो कर सकते हो ना, कितना आप ऐसे फूड इनटेक कर रहे हो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, जो आपकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आपकी एज को रिड्यूस कर रहे हैं, समय से पहले लोगों के अंदर एजिंग आ रही है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, यस, और ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन में फेरस की जगह फेरिक हो जाता है और बन जाता है मिथेमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, मिथेमोग्लोबिन, और मिथेमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, और एक ब्लूइश आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ब्लूइश अपीयरेंस आ जाती है, और बॉडी ब्लू ब्लू हो जाती है, लाइक अ निमोनिया, ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, इंसान की मौत तक हो जाती है, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कंसेप्ट मत भूलना, इस पर बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एम्स, एएमयू, बीएचयू ऐसे एग्जाम्स के अंदर, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से उठा सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, ठीक है, और 2 चैप्टरों में, ठीक है, और ऑलरेडी एनसीईआरटी का पॉल्यूशन वाला चैप्टर था, वहां इसका डिटेल भी दे रखा था, ठीक है, तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा इतनी इतनी सी बात। फिर हमने बात की एक आरबीसी की, अगर बात करूं कहां बनती है, भाई एक एम्ब्रियो, नन्ना सा एम्ब्रियो, कोई ऑर्गन नहीं बने उसके अंदर, पर उसके अंदर ब्लड पहले बन जाता है, क्योंकि पहला ऑर्गन हार्ट बनता है, और हार्ट बनते ही ब्लड को पंप करना चालू कर देता है, जब छोटा सा एम्ब्रियो 1 मंथ का होता है तो पहला ऑर्गन जो बनता है वो हार्ट बनता है, अभी उसमें कोई ऑर्गन नहीं बने, ना किडनी बना, ना लंग्स बना, ना लीवर बना, ना कोई बोन बने, छोटा सा एम्ब्रियो, ठीक है, उसमें सबसे पहले छोटा सा एक चैम्बर बनता है, इसको योक सैक बोलते हैं,
और योग सैक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको जादू की कोशिकाएं बोलते हैं, स्टेम सेल। और यही स्टेम सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं, तभी तो इनको स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, यस, कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये स्टेम सेल कुछ समय योग सैक में रहते हैं, कब तक? जब तक कि, ठीक है, लिवर और स्प्लीन नहीं बनते। जब वो बन जाते हैं तो अलविदा, बाय बाय, अब मैं अपने दूसरे घर में जा रही हूं, ऐसा कह के स्टेम सेल लिवर और स्प्लीन में चले जाते हैं। वहां पर इरेथ्रोपोइसिस होती है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन। कब तक रहते हैं वहां पर? जब तक कि बोन मैरो नहीं चला जाता, बन जाता। और जैसे ही बोन मैरो बन जाता है, आपके लॉन्ग बोन के हेड में, जैसे आपके थाई बोन लॉन्ग बोन है, आपकी बैक बोन, ठीक है, आपके जो भी लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन अलग होते हैं, लॉन्ग बोन जिनके अंदर मैरो भरा होता है, बोन मैरो। ठीक है, कई लोग तो तुमने देखा भी होगा, बोन मैरो को लोग सक करते हैं, ठीक है, खाते समय। यस, स्पेशली येलो बोन मैरो को सेंटर में होता है। ठीक है, तो जैसे ही रेड बोन मैरो बन जाता है, तब वही स्टेम सेल लिवर और स्प्लीन से बोलते हैं, थैंक्स, आपने हमें पनाह दिया कुछ समय के लिए, अब हमारा परमानेंट घर बन चुका है। ठीक है, यस, इनॉग्रेशन का टाइम आ गया है, हम वहां जा रहे हैं परमानेंट घर के अंदर, अलविदा। ठीक है, तो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं रेड बोन मैरो में, और लाइफ टाइम आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यस, कहां पर? रेड बोन मैरो। क्लियर है बिल्कुल? यस, तो ध्यान रखना है आपको, इनिशियल आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक, फिर लिवर स्प्लीन, देन फाइनली रेड बोन मैरो। आरबीसी को बनाने के लिए मेनली आयरन, भी लोग आयरन खाते हैं, क्यों खाते हैं? इससे आरबीसी अच्छे से बने। ठीक है, साथ में विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड भी खाया जाता है, क्योंकि आरबीसी इमेच्योर बनती है, जिस एक सेल की तरह होती है, उसकी मैच्योरेशन की कई स्टेज होती हैं, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें एक स्टेज आती है रेटिक्यूलोसाइट, समझना मेरी बात, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और धीरे धीरे वो मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यहां पर क्या हो रहे होते हैं? डिसअपियर, और धीरे से न्यूक्लियस एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है और बन जाती है मैच्योर आरबीसी, बाइकॉनकेव मैच्योर आरबीसी। कहां पर? रेड बोन मैरो में। कौन बना रहा है? स्टेम सेल। यही स्टेम सेल, यही स्टेम सेल बेटा डब्ल्यूबीसी बनाते हैं, और यही स्टेम सेल प्लेटिलेट्स बनाते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में स्टेम सेल कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ल्यूकोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, समझना, मेगा कैरियोब्लास्ट, किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है, यानी वो सेल कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है और अपनी प्रोजेनी सेल को बनाती रहती है, फिर बनते हैं साइट, मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं प्लेटिलेट्स, जो मैं आज बताने वाला हूं। इरेथ्रोब्लास्ट से कई टाइप के सेल बनते हैं, उसमें एक स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट, फिर जाके आरबीसी बनते हैं, और ल्यूकोब्लास्ट से ल्यूकोसाइट बनते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी। इस तरीके से रेड बोन मैरो में इन सारे टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। 120 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद एक स्वस्थ मनुष्य में, अगर आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, डिब्बे बंद फूड पर डिपेंड हो, ठीक है, मैदा बहुत ज्यादा खाते हो, ठीक है, पानी शुद्ध नहीं लेते, पानी का एक पूरा साइंस है, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंटल करके बताऊंगा मैं। ठीक है, यस, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा, इसके साइंस, बिहाइंड साइंस क्या है, पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी बनी ही 70% वाटर से है। यस, 70% आपकी बॉडी में पानी है, तो पानी जो इनटेक करते हो बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर वाला काम करता है। पहले मैंने सुना था कि पहाड़ों पर जाने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा शादियों में था, ट्रेवल कर रहा था उधर, तो खाने पीने को ठीक नहीं मिल रहा था, मेरा पेट खराब हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर 2-3 दिन के लिए मुझे, ठीक है, काफी ऊंचे पहाड़ों पर जाना था। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ऊंचाई पर, आपने सुना भी होगा मुक्तेश्वर काफी ऊपर रहना है, और वहां नेचुरल वाटर पतले पतले, मतलब हल्का हल्का पानी रिस रिस करके पहाड़ों में से आता है। वैसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी वो इन्फेक्टिव भी हो सकता है, पर वो मिनरल वाटर होता है, नेचुरल मिनरल वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर होता है। तो 2-3 स्रोत, सोर्स कहीं देखने को मिले, स्रोत निकल रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी बोतलें भर ली, ठीक है, और रख लिया उसको, और वहां 2-3 दिन रुके, फिर वहां भी हमें एक स्रोत मिल गया, उसी पानी को इनटेक करते रहे। बिलीव नहीं करोगे, पेट तो मेरा जो मस्त हो ही गया था, भूख मेरी बढ़ गई थी, ठीक है, और खूब डट के मैं खा रहा था, सारा डाइजेस्ट भी हो रहा था। तब मेरे समझ में आया कि फ्रेश एयर ऑफ और एक प्योर वाटर का रोल क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली पढ़ा था मैंने
कि जो आप पानी पीते हो, ठीक है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो डेड वाटर है जो आप रखा हुआ पानी पीते हो, ठीक है, वो एक्चुअल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअल में वाटर होता है। तभी तो जब भी आप डिमोटिवेट फील करो, थका हुआ फील करो, बस नहा लो जा करके, ठीक है, अपनी बॉडी को, ठीक है, थोड़ा सा आप वाटर के कांटेक्ट में डिप कर लो, ठीक है। अगर स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, बाथ टब में डिप कर लो। बाथ टब नहीं है तो पानी बकेट भर करके 2-4 मग्गे अपने ऊपर डाल लो, शावर के नीचे खड़े हो जाओ, देखो आपकी सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे। ये सीधा कंसेप्ट है वाटर का, ठीक है। जब भी थका हुआ फील करो, नहा लो, ठीक है, अब देखो मजा आ जाएगा। अगर सुबह उठते ही थकान थकान हो रही है, उठते ही नहा लो, ठीक है, फिर देखो एनर्जी किस लेवल की पहुंचती है, ठीक है। ये पूरी साइंस है, ठीक है, बहुत मतलब गजब साइंस है। तो ठीक है, पानी का समझ में आ गया, बहुत अल्टीमेट रोल है, ठीक है। यहां तक कि मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, ठीक है, कि पीएच का क्या रोल है और कैंसर पर पानी किस तरीके से मेडिसिन की तरह काम करता है, गजब मेडिसिन की तरह, ठीक है। चलो आगे की बात है, समझ में आ गया यहां पर। तो यहां पूरी बात समझ में आ गई किस तरीके से इन सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 120 दिन बाद ये आरबीसी मार दिए जाते हैं। स्प्लीन के अंदर कुछ मैक्रोफेज होते हैं, भक्षण कोशिकाएं, जो बस आरबीसी को देखती हैं, झुर्रियां तो नहीं है, झुर्रियां है तो मार दो, ठीक है, और झुर्रियां नहीं है तो अभी सरवाइव करने दो। वो डिपेंड करता है आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, कैसा खाना खाते हो। अगर आप, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, आप कहीं भी गंदी जगह पे भी रह रहे हो, मतलब नहीं है सुख सुविधाएं उतनी, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, ठीक है। यस, कोशिश करो डिब्बा बंद फूड को ना खाओ, घर के बने हुए खाने को खाओ, ठीक है। नेचुरल चीजों को ज्यादा इंटेक करो, लाइक नेचुरल फूड वगैरह, तो बॉडी का पीएच मेंटेन रहेगा, बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है ना, तो बस समझ लो आपकी बॉडी सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और कैंसर पनपने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ऐसा साइंस बोलती है, ठीक है। पर उसके कैंसर के कारण बहुत सारे भी हैं, ठीक है, एक ही यही कारण नहीं है, पर इसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां तक मैंने आरबीसी वाला पार्ट आपको करा दिया, आर बी सी। और फाइनली इस आरबीसी को स्प्लीन में ही मार दिया जाता है, बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये जहां तक कोई डाउट है, इसलिए पर ध्यान रखना, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कब्र गाह, जहां आरबीसी की कब्र बना दी जाती है। यहां तक कोई डाउट? चैट का यूज सिर्फ अपनी बातों को शेयर करने में मुझसे, आपस में नहीं, मुझसे शेयर किया करो, ठीक है। स्प्लीन छोटा सा ऑर्गन होता है स्टमक के नीचे, छोटा सा, एकदम छोटा सा, ठीक है। यस, इसको हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं, बट ये टर्म अब नहीं आता, उस जमाने में लोग पढ़ते थे, ठीक है, स्प्लीन ही याद रखते हैं। इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ आरबीसी बहुत कंडेंस फॉर्म में भरी होती हैं, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर मैंने आपको डब्ल्यूबीसी कराया था, याद हो, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें तो टर्म मैंने बताए थे, एक तो बताया था ल्यूकेमिया, एक था ल्यूकोसाइटोसिस। भाई नॉर्मल केस में डब्ल्यूबीसी काउंट आपके ब्लड में, मैं ब्लड की बात कर रहा हूं, लिम्फ की बात नहीं कर रहा, लिम्फ में तो भर भर के डब्ल्यूबीसी है, पर हम ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो बहुत कम, 7,000 या 6 to 8,000 पर MMQ, बहुत कम भाई, 6 से 8,000 के बीच में, 7,000 के आसपास, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, पर MMQ, ठीक है, कम होता है। तो मेनली होते कहां है डब्ल्यूबीसी? लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं डब्ल्यूबीसी। कहां होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। पर जब भी आपको कोई इंफेक्शन होता है, बाहर से कोई अटैक होता है, तो ब्लड में अचानक से डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है ये टीएलसी चेक करा के आओ, ब्लड में टीएलसी का लेवल क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, यस, ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक हुआ है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल? कहीं ना कोई अटैक हुआ है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है? तो तभी तो भी टीएलसी बढ़ा हुआ है। डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इन सब के अलग अलग काउंट बताओ कि किस टाइप का अटैक हुआ होगा, उसी टाइप के डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं। इससे डॉक्टर को एक अनुमान मतलब लग जाता है यार किस टाइप का इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट तभी बढ़ता है जब कोई इन्फेक्शन होता है, पर कभी कभी बिना इन्फेक्शन के भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर में सिर्फ डब्ल्यूबीसी काउंट ही बढ़ता है,
आरबीसी काउंट बढ़ नहीं सकता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटिलेट्स काउंट बढ़ नहीं सकता क्योंकि प्लेटिलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, इन्फेक्शन की वजह से ल्यूकोसाइटोसिस, ये मत भूलना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होते हैं वो अमीवोडल मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, अमीवोडल मूवमेंट, इसको डायपेडेसिस बोलते हैं, डायपेडेसिस, अमीवोडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डायपेडेसिस, अमीवोडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डायपेडेसिस। यहां तक कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी, डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो एक ग्रेन्युलोसाइट में दो बताए थे मैंने, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में तीन बताए थे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इन सब में वो कौन सी सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस हेडफोन जैसा होता है, हेडफोन जैसा किसका न्यूक्लियस होता है जरा बताओ, हेडफोन जैसा किसका न्यूक्लियस होगा जरा बताओ? यस, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। डिस्क लाइक किसका न्यूक्लियस होगा? डिस्क लाइक न्यूक्लियस बताओ किसका होगा? डिस्क लाइक, डिस्क लाइक न्यूक्लियस किसका होगा? लिम्फोसाइट, यस लिम्फोसाइट। ठीक है, अच्छा किडनी शेप न्यूक्लियस किसका होगा? किडनी शेप, किडनी शेप, मोनोसाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोनोसाइट, बिल्कुल सही। अच्छा, मल्टीलोब, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड, यानी ऐसे ल्यूकोसाइड जिनके न्यूक्लियस में बहुरूपता पाई जाती है, बहुरूपिया, न्यूक्लियस बहुरूपी है, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक है, समझ रहे हो? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोटाइड, नहीं आया क्या? जिसका पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, हाँ, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो, ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है, पीएमएनएल, तो ध्यान रखना, पॉली मॉर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड, लिम्फोसाइड बोल गया, ल्यूकोसाइड, क्लियर है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड, यानी ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके न्यूक्लियस में बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है, यानी 4 लोब भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, मल्टी लोब। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइड के अंदर इओसिनोफिल्स, जिनको एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होते हैं, क्योंकि इनके स्टेन, रंगने वाले रंजक, ठीक है, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल टाइप के होते हैं, इसलिए इनके नाम रख दिए गए। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? परसेंटेज में क्वेश्चन बहुत आता है, परसेंटेज मत भूल जाना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नंबर 2 पर लिम्फोसाइड आते हैं, फिर मोनोसाइड आते हैं, फिर इओसिनोफिल्स आते हैं और सबसे कम बेसोफिल्स आते हैं। मुझे कोई कमेंट में लिख के बता सकता है सबकी परसेंटेज बिना देखे? सबकी परसेंटेज, जैसे 60 से 65 न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब बताओ मुझे अगला किसका आएगा नंबर सेकंड पर? लिम्फोसाइड। कितने होंगे लिम्फोसाइड? 20 से 25% लिम्फोसाइड। फिर मोनोसाइड बताओ? 8 टू 8 टू, हाँ 20 से 25, 8 टू 9% के आसपास, सॉरी 8 टू 9 बोल गया, 6 टू 8% के आसपास, हाँ मोनोसाइट। फिर कौन आएंगे भाई? 2 से लेके 3% कौन आएंगे? इओसिनोफिल्स। और सबसे कम, लेस देन 1%, सबसे कम, ठीक है, बैसोफिल्स। यस, बैसोफिल्स। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फेगोसिटिक नेचर के दो ही होते हैं, न्यूट्रोफिल्स फेगोसिटिक नेचर के होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 अगर मैं फेगोसिटिक नेचर की बात करता हूं तो यहां पर आपको मोनोसाइट ध्यान रखने हैं। बाद बाकी केस में अगर लिम्फोसाइट की बात करता हूं, दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट दो टाइप के होंगे, मेमोरी और प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्टिव है, मेमोरी इनएक्टिव है। जबकि टी लिम्फोसाइट की बात करता हूं, हेल्पर टी सेल जो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, किलर टी सेल जो कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करते हैं। तभी तो कहते हैं आपकी इम्यूनिटी अगर बढ़िया है तो कैंसर सेल, भाई कैंसर अपनी कभी कभी अपने सेल अनकंट्रोल करना चालू कर देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनमें म्यूटेशन, कितने आप वीक, आप स्ट्रेंथ कितनी है, कितना आप बेहतर तरीके से चीजें करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें इसमें अप्लाई करते हैं। कैंसर एक बिग ब्रॉड स्टडी है। ठीक है, एक मतलब बहुत तेजी भी रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है कैंसर। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है, गेम्स में एंटर कर चुका है, सोचो। ठीक है, आम लोगों को तो पूछो ही मत, क्या हालत है उनकी, तो कोई केयर ही नहीं है। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी
समझ रहे हो ना, है ना। तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं सप्रेसर, क्योंकि सप्रेसर किलर सेल को सप्रेस करके रखते हैं, सप्रेसर किलर सेल को सप्रेस करके रखते हैं। और मेमोरी, मेमोरी तो फ्यूचर के लिए हो ही गई ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं उसके बाद प्लेटिलेट्स, जो आज का टॉपिक था। अच्छा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आ गया, प्लेटलेट्स कहाँ गया भाई? अच्छा, प्लेटलेट्स नहीं है, कोई नहीं, मैं लिख देता हूं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। नंबर थर्ड था प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट? नंबर थर्ड था थ्रोम्बोसाइट्स। या प्लेटलेट्स भी बोल सकते हो। अब कुछ पॉइंट समझना, कहां पर होते हैं ये थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड का क्लॉट करते हैं, थ्रोम्बस बनाते हैं? ये सिर्फ मैमल्स में होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मेमेलियन ब्लड। प्रेजेंट हमेशा ऐसे बनाता हूं मैं, ध्यान रखना। एब्सेंट कैसे बनाऊंगा? ऐसे। तो ऐसा होगा एब्सेंट, ऐसा होगा प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन मेमेलियन ब्लड। सिर्फ मेमेलियन ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, एक चीज और रहेगी, ठीक है। इयोसिनोफिल का फंक्शन बताओ, कोई बताएगा? इयोसिनोफिल्स एंटी पैरासिटिक होते हैं और एंटी एलर्जिक होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से कौन से डब्ल्यूबीसी एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? तो आप बोलोगे इयोसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल का फंक्शन पूछेगा, तो बेसोफिल हेपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन जैसी चीजें रिलीज करते हैं, जिसमें हिस्टामिन एक्चुअल में, ठीक है, इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसो डायलेटर होता है। जैसे अगर मेरे यहां चोट लग गई तो यहां पर सूजन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सूजन? इसलिए आती है क्योंकि यहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है, इससे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए यहाँ पर, क्योंकि टिश्यू में इंजरी हुई है और बॉडी चाहती है इन इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर किया जाए, और रिपेयर करने वाले सब्सटेंस कहाँ होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो मुझे ब्लड की सप्लाई बढ़ाने पड़ेगी यहाँ पर, और ब्लड की सप्लाई के लिए क्या होगे भाई? बेसोफिल क्या काम करेंगे? बेसोफिल यहां पर ज्यादा मात्रा में ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे, उनके फटने से हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन निकलेगा, जिसमें अगर मैं हिस्टामिन की बात करता हूं वैसो डायलेशन का काम करेगा, तो ब्लड की सप्लाई यहां बढ़ जाएगी। बना इसके लिए है, पर कभी कभी हाइपर हो जाते हैं ये, ठीक है, बेवजह निकलना चालू कर देते हैं, तब उसको एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और किसी को अगर एलर्जी होती है तो एंटी एलर्जिक उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। क्या होते हैं? इयोसिनोफिल्स। पर कभी कभी इयोसिनोफिल्स भी काम नहीं कर पाते, तब उसको एक्चुअल में एलर्जी हाइपर एग्रेशन की वजह से हो जाती है, तब ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। चलो, प्रेजेंट ओनली इन मेमेलियन ब्लड। मेमेलियन ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोसाइट प्लेटिलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अगर दिमाग में अगर सर अदर देन मैमल्स, मैमल्स नहीं है कोई, तो क्या इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता? होता है। उसके अंदर स्पिंडल सेल होती हैं, चाहो तो अलग से लिख सकते हो नॉलेज के लिए। अदर देन मैमल्स, स्पिंडल शेप, एकदम स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब है जो कैंडल होती है उसकी जो लॉ होती है, ठीक है, फ्लेम, लाइक अ फ्लेम, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अदर देन मैमल्स, पर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, बताओ में नंबर कितना होता है? काउंट, काउंट, क्योंकि एनसीईआरटी का काउंट ही याद रखना है आपको, ठीक है। लगभग मैंने बताया भी था 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, लास्ट लेक्चर में लिखाया भी था मैंने, लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, यस, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, ये इनका नंबर होता है। अच्छा, बनते कैसे, कौन बनाता है? मैंने बताया था प्लेटिलेट्स एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन एक खास टाइप के सेल से होता है, जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। मेगा, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो, कैरियो माने न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके पास मेगा कैरियो होता है, मेगा कैरियोसाइट, बड़ा न्यूक्लियस धारण करने वाले सेल, मेगा कैरियोसाइट। तो अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, तो अच्छा लिख दूं पहले तो मैं,
कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करूं, कौन इसको प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन। समझने एक प्रोसेस होती है, समझाऊंगा अभी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ये पूरे समझना है आपको। मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, यस। बड़ी सेल, मेगा, बड़ा न्यूक्लियस, मेगा कैरियो, बड़ा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, मेगा कैरियो, बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन टूटने से, ये फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, टूट रही, छोटे छोटे पार्ट टूट टूट के निकल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स निकल रहे हैं, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये प्लेटिलेट्स हैं एक्चुअल में, ये फ्रेगमेंट्स हैं। इनमें भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसके अंदर भरे होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि फ्रेगमेंट से बन रहे हैं, फ्रेगमेंट समझते हो, यानी टुकड़ों से बन रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़ों से बन रहे हैं, ठीक है। ये है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। और ये प्रोसेस क्या चल रही है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन टूटना, ब्रेक डाउन, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ बेटा, फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, ठीक है, यस। फ्रेगमेंटेशन, ये क्या बन रहे हैं, बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये सारे के सारे जैसा प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, जिनमें ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, प्लेटिलेट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, प्लेटिलेट्स। अगर मैं प्लेटिलेट्स की बात करता हूं बेटा, अगर मैं प्लेटिलेट्स की बात करता हूं, तो बताओ क्या इनमें न्यूक्लियस है, विदाउट न्यूक्लियस है, राउंड भी कह सकते हो एंड ओवल शेप भी कह सकते हो, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस होंगे, विदाउट न्यूक्लियस, इसके अंदर भरा क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक तरीके से समझो एक सब्सटेंस है जिसके अंदर भरा हुआ है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है, ये दिख रहा है अंदर, ये अंदर जो भरा हुआ है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, समझे। हाँ, राउंड या ओवल कह सकते हो, राउंड या ओवल, ठीक है, राउंड या ओवल है, विदाउट न्यूक्लियस है, जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन अंदर भरा हुआ है, फ्रेगमेंट, टुकड़े हैं, फ्रेगमेंटेशन से बन रहे हैं, टुकड़े हैं ये, फ्रेगमेंटेशन से बन रहे हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, हाँ, यहां तक कोई डाउट, हाँ, विदाउट न्यूक्लियस,
ओके, मैं बोल देता हूं लास्ट लेक्चर की पीपीटी ओपन नहीं हो रही। ओके, लो मैं मैसेज ही डाल देता हूं। तो सर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर की पीपीटी ओपन नहीं हो रही, एक बार आप देखना उसको ना। ठीक है, तो मैंने मैसेज डाल दिया है। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी किसी कोई चैप्टर कोई लेक्चर ऐसा इसकी पीपीटी ओपन ना हो रही हो, मेरे चैप्टर चल रहा है इसमें कोई ऐसा है कोई पीपीटी ओपन ना हो रही हो? नो सर। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है फर्स्ट लेक्चर, क्या फर्स्ट लेक्चर की पीपीटी ओपन नहीं हो रही? ओपन हो रही है तो यस लिखो, नहीं हो रही तो नो। फर्स्ट लेक्चर की पीपीटी ओपन नहीं हो रही तो नो, हो रही है तो यस। फर्स्ट लेक्चर ना, ठीक है, मैं इसका भी डाल देता हूं। चला गया, कोई नहीं, ठीक है, उसका भी मैं डाल दूंगा, मोबाइल चला गया, ठीक है। हाँ, अब यहां तक कोई डाउट है ये बताओ, जितना मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक बताओ। बेगा कैरियोसाइट समझ में आ गया, फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया, टूटना, फ्रेगमेंटेशन नंबर मैमल्स में मिलते हैं, अदर देन मैमल्स, अदर देन मैमल्स, नो डाउट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। हम्म, ठीक है, अदर देन मैमल्स स्पिंडल सेल, वो एक अलग से पॉइंट आप जीके के लिए नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। यस, जीके की नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। स्पिंडल सेल स्पिंडल शेप होते हैं, अदर देन मैमल्स की बात कर रहा हूं, मैमल्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अदर देन मैमल्स स्पिंडल सेल, स्पिंडल शेप होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट नहीं है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जगह है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कंप्लीट हो गया 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट डालते हैं। अब बात आती है, ठीक है, बनती कैसे समझ में आ गया, काम क्या करती हैं, काम क्या करती हैं, और इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है। अक्सर का डेंगू को क्या सुना होगा आपने, डेंगू में इनका नंबर अचानक से कम हो जाता है और लोगों को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, यस, क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है, यस, लाइक हीमोफीलिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आ जाओ, तो अगला बात आएगा, ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन, लाइफ स्पेन क्या होती है इनकी। एक टर्म आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, 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 ठीक है, फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, 1 वीक कह सकते हो, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज
काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो एक टर्म आता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अच्छा, एक टर्म इसको हम कहीं भी पीनिया आ गया मतलब कम हो जाना, एरेथ्रोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया, किसी भी चीज के आगे पीनिया लिखा हुआ है, पीनिया का मतलब है डिक्रीज, कम हो जाए, ठीक है। पीनिया टर्म आता ही है कम चीज के लिए, ठीक है, ठीक है। पीनिया मतलब कम के लिए आता है, पीनिया डाउन हो जाना। एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है, दिखा भी दूं मैं आपको, एनसीईआरटी साथ ही लेके चल रहा हूं। बेसोफिल मैंने करा ही दिए थे आपको, लिम्फोसाइट आ गया, अच्छा प्लेटलेट्स वाला जुड़ा नहीं है मैंने इसमें, ठीक है कोई नहीं, ल्यूकोसाइट आ गए। चलो एनसीईआरटी भी करानी है आपकी, चलो ठीक है इसको देता हूं मैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, प्लेटलेट्स वाला पार्ट। तो तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीनिया, हाँ पीनिया मतलब कम हो जाना। टेस्ट सिलेबस में बता दूं आपको, ठीक है, देखो एक ऊपर देखना, एक नोटिस बोर्ड टाइप का लिखा होगा, नोटिस करके, ठीक है, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, वहां सारा टेस्ट का सिलेबस अपडेट होता है, ठीक है। एक दो बार तुम्हें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कहां क्या चीजें मिलेंगी, सब चीजें हैं, ठीक है। तो नोटिस वाले उसमें, ठीक है, जहां अनाउंसमेंट होते हैं, अनाउंसमेंट लिखा होगा या नोटिस लिखा होगा, वहां सिलेबस अपडेटेड रहता है, ठीक है। यस, अगला जो मेरा आने वाला है टेस्ट नेक्स्ट वीक, उसके अंदर मैं बता दूं आपको कुछ क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के होंगे, जिससे तुम्हें रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं एक चैप्टर का रिवीजन कराता रहूंगा पिछले वाले का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन 40% रेस्पिरेटरी के होंगे सारे टीचर्स का, ठीक है, 40% रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है, यानी ओल्ड चैप्टर अगर 2 चैप्टर किसी टीचर के हो गए हैं तो, ठीक है। और करंट चैप्टर चल रहा होगा उसका 60% आएगा। अगर एक ही चैप्टर हुआ है अब तक तो पूरा उस सिंगल चैप्टर से पेपर आएगा, ठीक है। फिजिक्स में शायद 2 हो चुके हैं आपके, दूसरा चल रहा है, बायो में दूसरा चल रहा है आपका, मतलब जूलॉजी में। तो यहाँ पर हम 40% लेंगे पिछले वाले चैप्टर का और 60% लेंगे करंट चैप्टर का। करंट चैप्टर की बात करूं तो पूरा ब्लड दे रहा हूं, जिसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी है, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप भी है और इसमें लिम्फ भी है, लिम्फ तक पूरा आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। और 40% के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी दोनों चैप्टर को आपको कमांड करके रखना है, ठीक है, समझे? हाँ, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी मैकेनिज्म समझना होगा, इसकी मैकेनिज्म को, ठीक है। जब भी आपको कट लग जाता है, चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, देखा होगा, पर वो ब्लीडिंग रुक भी जाती है। बताता हूं, बिल्कुल मैं आई एक्सरसाइज भी आपको बता देता हूं, टेंशन मत करो। आई एक्सरसाइज में बताता हूं आपको, टेंशन मत करना, ठीक है। प्रॉपर तरीके, देखो तुम मेरी बात को अगर मानो ना तो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा मैं आपको आई एक्सरसाइज पूरे आई कप को एक्सपेरिमेंटल करते हुए, ठीक है। तो कराता हूं उसके लिए पूरा प्रॉपर बताता हूं, ठीक है। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को बोलेंगे। तो एक समझने की कोशिश करना, मान लो एक ब्लड वेसल्स है, डायग्राम बना के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो एक ब्लड वेसल्स है, ये इंजरी हुई, जब भी कहीं इंजरी होती है तो आप जानते हो ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, ब्लीडिंग, इंजरी, इंजर टिश्यू है ये ब्लड लॉस हो रहा है। और भाई ब्लड है तो अंदर आरबीसी होंगे ही, ये आरबीसी रोटेट कर रहे हैं, साथ में प्लेटिलेट्स भी होंगे यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, प्लेटलेट्स आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इंजरी ये हुई है ना यहां पर, समझने की कोशिश करना। तो जब भी कहीं पर भी चोट लगेगी तो यहां पर इंजरी हो रही है तो इसको बोलेंगे इंजर टिश्यू। यहां पर इंजरी हो गई है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? इंजर टिश्यू। और
इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है एक कंपोनेंट, ये कुछ रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से जो रिलीज हो रहा है, ये इन प्लेटलेट से कहता है कि भाई आओ, यहां रुको, एक्यूमुलेट हो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, आओ, रुको, और यहां पर एक्यूमुलेट हो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होगा? जो इंजर्ड टिश्यू से निकल रहा है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन खाली प्लेटलेट्स में नहीं होता, वो इंजर्ड टिश्यू से भी रिलीज होता है। वो क्या काम करेगा? इन प्लेटलेट्स को यहां पर कलेक्ट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। समझना मेरी बात है, समझने की कोशिश करना। डिपोजिट कराएगा कि आओ और यहां पर आकर के डिपोजिट हो, ठीक है। तो धीरे 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 ये प्लेटलेट्स क्या करें? डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो धीरे धीरे प्लेटलेट्स का यहां पर डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको लिखा चुका हूं कि प्लेटलेट्स के अंदर क्या भरा होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मेन कंपोनेंट क्या होता है उसका? ठीक है, मेन कंपोनेंट तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है जो यहां रिलीज हो रहा है। तो मेन कंपोनेंट इसका भी थ्रोम्बोप्लास्टिन है। मेन कंपोनेंट तो इसका भी थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एटसेट्रा कर दिया है ना। अब बताओ, अब बताओ, यहां तक समझ में आया? सिंपल सा है। अभी आप किसी की इंजरी हुई, इंजरी के अंदर इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं, जो ब्लड में फ्लो होने वाले प्लेटलेट से कह रहा है कि रुको, डिपॉजिट हो, यहां पर तुम्हारी जरूरत है। तो सारे प्लेटलेट धीरे धीरे जमना चालू हो गए, रुकना चालू हो गए, यहां पर फटेंगे तो इनसे क्या निकलेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, इनसे भी निकलेगा। अब चाहे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हो या ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हो, कोई भी थ्रोम्बोप्लास्टिन हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमेशा ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना ये मैकेनिज्म हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलेगा और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ, कैस्केड सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। यस, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, पूरे मतलब एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। अब क्या होगा यहां पर? एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, एक ही बात है। या थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज इसको एक्टिवेट कर देगा। ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ब्लड में से कैल्शियम निकाल लिया तो कभी भी ब्लड क्लॉट कर ही नहीं सकता। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, तो अब समझना, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसके एक्टिवेशन के लिए एक पूरी मैकेनिज्म होती है। यस, कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम का मतलब है, समझो मेरी बात, जैसे मानो एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ये किसी और कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर ये कंपोनेंट है, ये किसी और ये वन है, ये टू है, फिर ये किसी और में कन्वर्ट होगा, ये किसी और में कन्वर्ट होगा, और इनको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। यहां मानो कोई एक्स एंजाइम है, यहाँ कोई वाई एंजाइम है, यहाँ कोई जेड एंजाइम है। समझना मेरी बात, अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तभी ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म चल रही है। इसमें से अगर एक भी इंटरमीडिएट गायब हो गया ना तो अगली स्टेप होगी ही नहीं।
ऐसी कोई मैकेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करते हैं, और हर एक इंटरमीडिएट अगली स्टेप के लिए, कैटलिस्ट का काम करता है। यस, तो ऐसे सिस्टम को हम कैस्केड सिस्टम बोलते हैं, कैस्केड सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज थ्रो कैस्केड सिस्टम, ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्केड सिस्टम के थ्रू ही इसका एक्टिवेशन होगा, थ्रो कैस्केड सिस्टम। जगह नहीं इसलिए ऊपर कर दिया है, आप आगे लिखना इसके आगे इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखना। ठीक है भाई, कैस्केड में क्या होता है, यहां पर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, और हर एक अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, अगर एक भी इंटरमीडिएट गायब कर दोगे तो अगली रिएक्शन होगी ही नहीं। नहीं समझ आया? अरे तो तुम समझे, तुमने कभी कोई साइकिल पढ़ी है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, या कोई भी ऐसी जिसमें कई रिएक्शंस होती हैं? ठीक है, आप समझो, मतलब ये इसको बना रहा है, फिर ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा, ये सब एंजाइम है, एक्स एंजाइम, वाई एंजाइम, जेड एंजाइम, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन चलेंगी। सोचो, अगर ये इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये एंजाइम नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ये इसमें कन्वर्ट होना जानता है, पर ये इसमें कन्वर्ट होना नहीं जानता, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर सोचो, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें होगा, तब ये इसमें होगा, तब ये इसमें होगा। समझ में आया? तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई इंटरमीडिएट चाहिए, एक भी इंटरमीडिएट गायब हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको कैस्केड सिस्टम बोलते हैं, कैस्केड, जिसमें कई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं। और एक को भी सपोज में 13 क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर, 13 में से एक भी आपके शरीर में कम हो गया तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होगी, क्लॉटिंग की प्रक्रिया, प्रोसेस आपकी बॉडी में नहीं होगी, ब्लड बहेगा तो बहना चालू कर देगा। इसी को कैस्केड बोलते हैं। समझ रहे हो? हाँ, इसी को हम कैस्केड बोलते हैं, कैस्केड सिस्टम, जिसमें कई इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करते हैं, एक भी गायब हो जाए तो क्लॉटिंग की प्रक्रिया, मैकेनिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना है, जिसमें कई इंटरमीडिएट आएंगे, तब जाकर के इसको एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर की आगे की रिएक्शन तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। बस यहां तक समझ में आया? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट होने वाला, या इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर का एक इंटरमीडिएट है। ये क्लॉटिंग कराने में हेल्प करता है। 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर। तो 13 फैक्टर में एक कैल्शियम भी होता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होता है, यहां पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी आता है, जिसमें कई इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब इंटरमीडिएट हैं जो इस मैकेनिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, प्लेटिलेट्स के अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, पर थोड़ा बहुत थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से भी निकलता है, इंजरी के टाइम पर टिश्यू से भी निकलता है। हाँ, समझ में आया? बुक का लाइन कहां मिलेगा? बुक का लाइन एनसीईआरटी खोलो, अभी मिलेगा प्लेटिलेट्स वाले पार्ट के अंदर। हाँ, एनसीईआरटी खोलो, मिलेगा अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बताओ, अब मैं इसी चीज को लाइनों में लिखा देता, जैसे एक बच्चा कह रहा था ना कि डिटेल में लिख लिख के, तो बता फिर मेरे नोट्स बनाने का मतलब ही क्या था। ठीक है, मैंने कहा था मेरे नोट्स चेकिंग के लिए, मतलब इंडिया से बाहर कुछ लोगों ने इसको रिव्यू किया था। ठीक है, मैं तभी कह रहा हूं, मैंने अपनी कुछ किताबों का भी रिव्यू कराया था कुछ स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे पेपर लिखे थे मैंने ऑलरेडी, बहुत सारी कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे कांटेक्ट भी हैं। ठीक है, तभी पेपर छपते हैं। इंडिया के पेपर तो कुछ इंडियंस जर्नल्स में छपते हैं, कुछ बाहर के जर्नल्स में छपते हैं। तो उनके उनके फिर रिव्यू आते हैं, मतलब उस पेपर को कई लोग देखते हैं, समझते हैं, कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं उसके अंदर। फिर वो अपने विचार रिव्यू भेजते हैं कि आपका जो चीजें हैं किस स्टैंडर्ड की हैं। ठीक है, तो वो रिव्यू अपने में अल्टीमेट थे, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलने चाहिए, बट हाँ, रिव्यू ठीक थे। ठीक है, इन नोट्सों के, इन फ्लो डायग्राम्स के, तभी इंडिया के लोग आसानी से इनको कॉपी करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, पर नेचर ने एक चीज दी है कि आप कोई भी लाइन दे दो, कोई भी पैरा दे दो मुझे, थ्योरी, भरी हुई थ्योरी, हिस्ट्री की थ्योरी दे दो, मैं उसको भी फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। जो तुम्हें जिंदगी में याद नहीं हो सकता, तुम वो मुझे दे दो, मैं उसको ऐसा कन्वर्ट कर दूंगा तो 2 मिनट में याद भी हो जाए और जिंदगी में भूलोगे भी नहीं।
और एग्जाम हॉल में जब प्रेशर में होते हैं ना, तब आती हुई चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो तभी तो आपकी पढ़ाई में, पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि मैंने आज समझा दिया, मैं जब समझाऊंगा तो इस लेवल का समझाऊंगा। एग्जाम हॉल में जब हाई प्रेशर में होते हो, उस प्रेशर के अंदर जो तुम झेल जाओ, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के, तो उसे कहते हैं पढ़ाई। वो कंसेप्चुअली हो सकती है, रटने से तो नहीं हो सकती, वो भूलोगे 100%, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एक ही बात है, ठीक है। ये एक्टिवेट कर लिया आपने, अब ये एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज क्या काम करेगा, देखो। ठीक है, ये क्या काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, या थ्रोम्बोकाइनेज भी लिख सकते हैं। अब क्या काम करेगा, देखो, कहीं पर भी क्लॉटिंग करानी है तो उस इलाके के अंदर एक क्लॉटिंग को रोकने वाला एक कंपोनेंट होता है जो ब्लड में हमेशा रहता है, हेपेरिन। हेपेरिन अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। जब तक हेपेरिन एक्टिव है तब तक क्लॉटिंग हो नहीं सकती। तो इस एंजाइम का पहला काम क्या है, फर्स्ट रोल क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। जहां पर क्लॉटिंग करानी है पहले वहां उस रीजन में हेपेरिन को हम क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे, यही एंजाइम कराएगा। और दूसरा क्या काम करेगा ये, दूसरा काम क्या करेगा, एक्चुअल में आपके लिवर में सारी ब्लड प्रोटीन बनती है। मैंने बताया था ब्लड प्रोटीन कहां बनती है, लिवर में। मान लो ये आपका लिवर है, आपका जिगर है, लिवर नहीं जिगर, आपका ये जिगर है बेटा, जिगरा कहते हैं, तेरा जिगरा कितना मजबूत है, जिसका जिगरा जितना मजबूत समझ लो वो उतना ही ताकतवर, ये लिवर है। और हर लिवर में दो लोब होते हैं, कहते हैं मम्मा पापा कहते हैं तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, या तुम दो बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े हो। ये बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है। उनको नहीं पता जिगर कहाँ होता है, वो यहाँ कहते हैं। तो पूछना, तुम आज पूछना मम्मा पापा से, बताओ जिगर, हम तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं, उन्हें हाँ। जिगर कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ है। ये तो दिल होता है, ठीक है। और दिल के टुकड़े नहीं होते, दिल के टुकड़े हो गए तो खत्म। जिगर के टुकड़े होते हैं, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा, ठीक है। तुम एक्चुअल में अपनी मम्मी पापा के जिगर के टुकड़े हो, लिवर के टुकड़े हो, ठीक है। बड़ा लोब छोटा लोब, ठीक है। पूछना आज मम्मा पापा से, ठीक है। बताओ जिगर, हम जिगर के टुकड़े हैं तो जिगर कहाँ है, तो यहां पर हाथ रखेंगे, ठीक है। 100% कह रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये लिवर है, ये क्या है, लिवर। लिवर से मैंने तो सारी ब्लड प्रोटीन कहां बनती है, लिवर में। तो लिवर में एक ब्लड प्रोटीन बनती है, आप जानते हो, बताया भी था, प्रोथोम्बिन। प्रोथोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और एक प्रोटीन और बनती है, फिब्रिनोजन। अगली कौन सी बनेगी, फिब्रिनोजन। कहां बन रही है, लिवर में बनती है, ठीक है। और लिवर से कहां रिलीज कर दी जाती है, ब्लड में। एक्टिव होंगी, इनएक्टिव, ऑलवेज सारी चीजें इनएक्टिव होती हैं। प्रो लगा हुआ ना, प्रो इनएक्टिव होती है। या लास्ट में ओजन, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये इनएक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव होगी, इनएक्टिव। अब सारा खेल इसको एक्टिव करने का है। जो एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम यही तो है, ये इस प्रोटीन को एक्टिव करेगा, इस प्रोटीन को एक्टिव करेगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रो हटा देगा, प्रो उसकी इनएक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन के अंदर, किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन। और जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव होगा, जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव होगा, वो क्या काम करेगा, ये थ्रोम्बिन अगली स्टेप को कराएगा। ये जो कास्केट सिस्टम है ये बना, ये अगली स्टेप कराएगा, फिब्रिनोजन, ओजन, ओजन को हटा दो, ठीक है, को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन। फिब्रिनोजन सॉल्युबल फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, सॉल्युबल फाइबर।
ठीक है, जैसे ही एक्टिव होगा, समझना ये एक्टिव हो गया, एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। जैसे ही एक्टिव होगा तो सॉल्युबल फाइबर कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल फाइबर। और ये इनसॉल्युबल फाइबर क्या काम करेंगे, ये इनसॉल्युबल फाइबर क्या काम करेंगे, ये इनसॉल्युबल फाइबर यहां पर क्या बनाएंगे, पैच बनाएंगे, ये फाइबर बनने चालू, इनसॉल्युबल फाइबर, ये इनसॉल्युबल फाइबर, ये इनसॉल्युबल फाइबर बन गए। फिब्रिन, फिब्रिन इनसॉल्युबल फाइबर आ गए, फिब्रिन इनसॉल्युबल फाइबर, पैच बन गया। और धीरे धीरे इस पैच के अंदर डेड सेल, प्रोटीन, डेड आरबीसी ये चिपकना चालू हो जाएंगे। और यहां पर येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिखना चालू हो जाएगा, येलो 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 येलो। जब भी चोट लगती है, क्लॉट हो जाता है, येलो येलो, इसको सीरम बोलते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर सारे यूज हो गए, अब बचेगा क्या, सीरम। ये क्या, येलो कलर का सीरम। बताया भी था, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो या यूज कर लो तो बचा हुआ पार्ट क्या रह जाता है, सीरम। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्लॉट कैसा क्लॉट कहलाएगा, सॉफ्ट क्लॉट। और यही एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाए ना तो हार्ड हो जाएगा और बन जाएगा हार्ड क्लॉट। कंप्लीट हो गई क्लॉटिंग। अब बताओ कहां दिक्कत आई आपको, कहां दिक्कत आई, बताओ। नहीं बेटा, फिब्रिनोजन अलग है, प्रोथ्रोम्बिन अलग है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन अलग प्रोटीन है, फिब्रिनोजन अलग प्रोटीन है, एक ही कैसे होगी। यस, फिब्रिनोजन अलग होती है, प्रोथ्रोम्बिन अलग होती है। अब बताओ क्या दिक्कत आई, देखो कुछ नहीं है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया। इस एंजाइम ने पहले क्या काम किया, जो आपके ब्लड में एक प्रोटीन थी जो ब्लड को जमने नहीं देगी, क्लॉट ही नहीं होने देगी, हेपेरिन, इसको इनएक्टिव कर दो। अब क्या होगा, लिवर से दो प्रोटीन बन रही हैं, लिवर इनको प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, रिलीज, रिलीज, ब्लड में रिलीज होते रहते हैं, लिवर से ब्लड में रिलीज होते रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले ये एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन एक्टिव होते ही फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये सॉल्युबल फाइबर है, ये क्लॉट नहीं बना सकते, पर जैसे इनसॉल्युबल फाइबर बनते हैं ये जाल बना देते हैं। ठीक है, इसमें सब चीजें डिपोजिट हो जाती हैं, सीरम सीरम रह जाता है, सॉफ्ट क्लॉट कहते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में आने पे हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। दो रिएक्शन है बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब बताओ कैल्शियम क्या करता है, चंचल गौतम। बेटा तू नाक कटा रही है, मेरी भी और अपनी भी। कैल्शियम पूरा पूरा हम पढ़ा चुके, तू वापस पूछ रही है कैल्शियम क्या काम करता है। ये कैल्शियम इसके साथ मिलकर के इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। अगर ये कैल्शियम नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। यानी इसको बनाने के लिए इसका इसमें कन्वर्जन जरूरी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका एक्टिव होना जरूरी है, इसको एक्टिव करने के लिए इसका बनना जरूरी है, इसको बनाने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर के इसको एक्टिवेट करता है। आपने सिस्टम से सारे कैल्शियम को निकाल लिया तो ये मैकेनिज्म कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, यानी होगी ही नहीं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म। हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है जो आपके ब्लड में हमेशा रहता है। जैसे आप -30 डिग्री टेम्परेचर पर चले जाते हो घूमने के लिए कहीं, मतलब सियाचिन,
सोचो इतने माइनस टेम्परेचर पे तो आपका ब्लड जम जाएगा, पर क्या जमता है? नहीं जमता। क्यों? क्योंकि ब्लड में एंटी कोएगुलेंट है जो ब्लड को कभी कोएगुलेट नहीं होने देता। अंदर नहीं, छोटी छोटी वेसल्स में जम गया ब्लड अगर, तो मर जाएंगे हम वहीं पर ही, ठीक है। पर एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन कभी भी इसको क्लॉट नहीं होने देता इनसाइड द बॉडी। हाँ, कट लग जाता है तब जो रिलीज होता है, और रिलीज होता है, ठीक है, तब यहां पर बाहर क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है। तभी तो एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो मतलब कंसेप्चुअल पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। अगर इंटरनल क्लॉटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, और एक्सटर्नल क्लॉटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं सुना होगा, ब्रेन हैमरेज। इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर गया और पैरालिसिस में चला गया, ब्रेन हैमरेज, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग। तो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस, बाहर वाली को क्लॉटिंग बोलोगे, अंदर वाली को थ्रोम्बस बोलोगे, ठीक है, थ्रोम्बस। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? अगर वास्तव में कंसेप्ट समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गई, तो दिल से एक बार आग तो लगा तो यार, से क्लियर हो जाएगा ना। दिल से आग जबरदस्त वाली लग जाएगी ना तो समझ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है ना, डायबिटीज, तो डायबिटीज के टाइम पर क्लॉटिंग मैकेनिज्म तो होती है पर स्लो होती है। क्योंकि देखो, अगर आपके कट लग गया, कहीं पर भी कट लग गया और आपको बहुत ज्यादा डायबिटिक हो आप, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और शुगर हमेशा ब्लीडिंग का अपोज करती है, और इन्फेक्शन, वहां पर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं शुगर पेशेंट के केस के अंदर, ठीक है, वहां इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्लॉट डिले होता है, टाइम लगता है क्लॉटिंग के अंदर, क्योंकि शुगर की वजह से क्लॉटिंग हमेशा डिले होती है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, वुंड हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाती है, होती तो है। हाँ, भाई सारे फैक्टर, फैक्टर मतलब फैक्टर का मतलब जरूरी नहीं कैल्शियम आयन प्रोटीन थोड़ी ना है, तो सारे फैक्टर प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो लिवर में बनते हैं, मोस्टली प्रोटीन लिवर में ही बनते हैं। विटामिन के जैसे इसका एक फैक्टर है, कैल्शियम एक फैक्टर है, ठीक है, ये तो प्रोटीन नहीं है। अब आ जाओ, एनसीईआरटी की 3 लाइन लिखता हूं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस को कैस्केड, क्या बोलते हैं इसको? कैस्केड सिस्टम, इस पर क्वेश्चन आता है। और कैस्केड सिस्टम की जब भी मैं बात करूंगा, वेयर ईच प्रोडक्ट एक्ट एज कैटालिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप के लिए हर प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करेगा। जैसे बताया ना, ये ए है, ये बी बनाएगा, ये सी बनाएगा, ये डी बनाएगा, इसके लिए एक्स एंजाइम है, इसके लिए वाई एंजाइम है, जेड एग्जाम है, तो ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये अगली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करेगा। फिर ये प्रोडक्ट बना, अगली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करेगा, ठीक है। यानी पूरा एक मैकेनिज्म होगा, सीक्वेंस में रिएक्शन चलेगी तभी जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक भी अगर गायब हो गया तो कैस्केड सिस्टम नहीं कंप्लीट होगा। कितने क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आयन पर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यस या नो? नो डाउट। अब थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी करा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी ड्यू चल रही है आपकी, वो कंप्लीट करा दूं, ठीक है। अब जैसे तुम्हें याद हो, फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट रह गया था, मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। कल क्वेश्चन भी दिए थे मैंने होमवर्क में, वो भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स को तीनों मिला दिया जाए तब इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं? 45% ऑफ द ब्लड। 55% क्या होता है? प्लाज्मा। अब आ जाओ, हम एक एक करके बात करेंगे। एरेथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आर द मोस्ट अबिंडेंट। मोस्ट अबिंडेंट का मतलब है मैक्सिमम नंबर इन्हीं का होता है। मोस्ट अबिंडेंट का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर इन्हीं का होता है। कितना?
5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MMQ, इसलिए मोस्ट अबिंडेंट है, ठीक है। 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, ठीक है, 5 मिलियन टू 5.5, ठीक है, मोस्ट अबिंडेंट ऑफ द सेल इन ब्लड। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज एवरेज कितना होगा इसके अंदर, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी पर MMQ ऑफ ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, कहां बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है एडल्ट के अंदर। स्टार्टिंग में कहां बनती है वो लिखा दिया मैंने, योक सैक के अंदर, फिर लिवर स्प्लीन के अंदर, फिर फाइनली एडल्ट में कहां बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, क्या हो गया भाई इसको। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, यस या नो, एवरीथिंग इज ओके। चलो आगे बढ़ रहा हूं। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी अक्सर कर मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे लांबा, ठीक है, लद्दाख की पहाड़ियों पर देखे होंगे आपने, गोट जैसे होते हैं लांबा, उनकी आरबीसी में होता है, कैमल की आरबीसी में होता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मैमल्स के केस में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ग्लोब्युलिन, नहीं ग्लोबिन, ग्लोबिन। हैंस द कलर, ठीक है, एंड नेम इज दिस सेल, इसलिए इनको कलर्ड या मतलब समझ रहे हो, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एक हेल्दी मैन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है जरा बताओ, इतना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ये मत भूलना। दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, किसमें हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी आरबीसी सॉरी ऑक्सीजन और CO2। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन, कितनी होती है इसकी, 120 दिन, और 120 दिन बाद कहां पर मार दिया जाता है इसको, स्प्लीन के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। इसके अलावा और ध्यान रखना, स्प्लीन को हम और क्या बोल रहे हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड तो बोलते ही हैं, पर साथ में इसको हम ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, भाई इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे, ठीक है, एज दे आर कलरलेस, क्योंकि व्हाइट है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता भाई, वहां होता है इसलिए रेड कलर है, या नहीं होता, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली, भाई इनमें न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता पर न्यूक्लियस होता है, पर नंबर इनका बहुत कम होता है, लेसर इन नंबर, ठीक है, लगभग कितना, 6000 से 8000 पर MMQ। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइफ, इनकी जो लाइफ होती है घंटों से लेकर के साल तक हो सकती है, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है, आज टू ईयर। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, बता चुका हूं मैं कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक तो होती है ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरी कैटेगरी होती है ए ग्रेन्यूलोसाइट। एक ग्रेन्यूलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक ग्रेन्यूल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, ग्रेन्यूल्स दो ही में ही नहीं होते, एक किस किस में नहीं होते, एक तो लिम्फोसाइट में नहीं होते और मोनोसाइट में नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेन्यूलो है, इओसिनोफिल्स ग्रेन्यूलो है, एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट, ये 3 ग्रेन्यूलोसाइट हो गए। जबकि मैं लिम्फोसाइट की बात करूं, मोनोसाइट की बात करूं, आर ए ग्रेन्यूलोसाइट, ये 2 ए ग्रेन्यूलो बताए थे, वो 3 मैंने ग्रेन्यूलो बताए थे। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबिंडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट अबिंडेंट कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्यों बेटा, ठीक है भाई, मैक्सिमम फैगोसिटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, भरे पड़े हैं हर जगह, जो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं बॉडी का, ठीक है,
स्कैवेंजर ऑफ अवर बॉडी, खाते रहते हैं डेड सेल्स को, ठीक है। तो 60 to 65% यही होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के। अगर बेसोफिल्स की बात करूं, सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं, मतलब 0.5 से लेकर के 1% के आसपास। हाँ, न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करता हूं एंड मोनोसाइट, दोनों क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है, मोनोसाइट कितने होते हैं, 6 से लेकर 8%। ये दोनों कैसे हैं, फैगोसिटिक हैं। तो परसेंटेज भी समझ में आ गया और फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ये खाते रहते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, जो भी बाहर की चीजें आती है ना बॉडी के अंदर, उनको पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। बेसोफिल क्या रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं, हेपारिन सीक्रेट करते हैं, एटसेट्रा, एंड आर इन्वॉल्व इन, और किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसोफिल्स की बात चल रही है, बेसोफिल्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, सूजन के लिए। हाँ, जबकि अगर मैं इयोसिनोफिल्स की बात करता हूं जो मात्र 2 से 3% होते हैं, ये आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, रजिस्ट इन्फेक्शन, एंड आर ऑल्सो ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। यानी ये क्या होते हैं, एंटी पैरासिटिक और एंटी एलर्जिक, एंटी पैरासिटिक और एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, क्योंकि आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और एलर्जी से बचाते हैं, ठीक है, एंटी एलर्जिक। जबकि मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं, लिम्फोसाइट जो सेकंड लार्ज थे, 20 से 25% होते हैं। इनको दो मेजर टाइप में डिवाइड कर सकते हो, बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी के लिए। और इम्यून रिस्पॉन्स को मैं डिटेल्ड में पढ़ाता हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, 12th में चैप्टर आएगा, वहां डिटेल्ड दे रखा है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, वह भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहां बस एक हिंट दे दिया इन्होंने, वहां डिटेल्ड है, ठीक है, 12th में। चलो, ये सारा मैंने कल समझाई दिया था आपको, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जरा बताओ, इसके बाद मैं आगे नए टॉपिक पे एंटर करूंगा, ब्लड ग्रुप पे, इससे और करा दूं मैं। जरा बताओ, एक ग्रेन्युलोसाइट कौन से होंगे, जरा बताओ। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक ग्रेन्युलोसाइट कौन से होंगे, कल मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। इयोसिनोफिल्स नहीं है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट यस, इयोसिनोफिल्स नहीं होते हैं, न्यूट्रोफिल्स नहीं होते हैं, ग्रेन्युलो होते हैं। इयोसिनोफिल्स नहीं है, लिम्फोसाइट चलो है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल्स नहीं है। प्रोसेस ऑफ विच ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर कौन से बन रहे हैं, हीमोपोइसिस, प्रोसेस की बात चल रही है, सेल नहीं, प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस रेड बोन मैरो में होती है, हीमोपोइसिस, हीमोलाइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस, जरा बताओ। प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन ब्लड, भाई ब्लड सेल्स की बात चल रही है, ब्लड सेल्स की बात चल रही है। देखो अब इसमें सही चीज आ जाएंगी, ठीक है। एक होती है थ्रोम्बोपोइसिस, इसमें प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। हीमोलाइसिस ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, हीमो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का टूटना, बनना नहीं है। इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हीमोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ही मतलब ब्लड की बात चल रही है, रेथ्रो मतलब आरबीसी की बात चल रही है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, चाहे वो प्लेटिलेट्स हो, ब्लड सेल्स की बात चल रही है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लगाओगे, फोर्थ लगाओगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, अच्छा ब्लास्टोसिस है,
पॉइसिस नहीं है, सॉरी, पॉइसिस मतलब ब्लास्टोसिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन नहीं है, ब्लास्टोसिस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। देखो हीमोलाइसिस, इसका भी मतलब आरबीसी टूटना है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस इसका भी मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी या क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है, कोएगुलेट हो जाना, चिपक जाना, फट जाना, ठीक है, इसको समझेंगे डिटेल में, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, पॉइसिस, जहां टर्म आएगा पॉइसिस, पॉइसिस ये फॉर्मेशन की बात चल रही है, ठीक है। यहां थ्रोम्बो पर ये सेल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल फ्रेगमेंट्स हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है मेच्योर कंडीशन में, बाद में नहीं होता। तो आप यहां लगाओगे फर्स्ट हीमोपोइसिस, रेड बोन मैरो में क्या चल रहा है, हीमोपोइसिस, यानी सब बातें क्लियर हो गई भाई। हीमोपोइसिस रेड बोन मैरो में हो रही है, हीमोलाइसिस ब्रेकडाउन तो स्प्लीन में होता है, ये पूरी बॉडी में होता है। ये केस है पूरा बताऊंगा कब, जब दो अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप क्लम्प कर जाते हैं तब ये चीज होती है, ठीक है। थ्रोम्बो थ्रोम्बो थ्रोम्बोपोइसिस, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, तो यहां प्लेटलेट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल नहीं है, इट इज द फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, मैमेलियन मैच्योर आरबीसी डज नॉट कंटेन, बताओ क्या इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, क्या इसमें हीमोग्लोबिन होता है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे होते हैं, जस्ट लिखाया था मैंने, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रेस्पिरेशन में पढ़ाई चुका हूं होता है, पर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ, फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी 120 डेज, मंथ नहीं 120 डेज, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आप लोगों के ये आ गया ना 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मेमेलियन आरबीसी आर इन शेप, जरा बताओ किस शेप में होते हैं मेमेलियन आरबीसी, बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स है इधर का, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव। ग्लोब्यूलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन मैंने बताया था, तीन टाइप के ग्लोब्यूलिन थे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहां पर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड नहीं, एल्बुमिन का काम था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं, यस, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाई अमाउंट नहीं होगा, हाई अमाउंट नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर नॉट ऑलवेज इन ट्रांजिट, ऑलवेज ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, ऑलवेज ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, नॉट क्यों आ जाएगा, फैक्टर एनसीईआरटी की लाइन है, नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म, नहीं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम कहलाता है, बिल्कुल सही। फाइंड द करेक्ट वन रिगार्डिंग द अबव स्टेटमेंट, भाई एक देख लो कौन सा है, मिल गया ना, थर्ड लगा दो। इस टाइप के क्वेश्चंस, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन से एनसीईआरटी की लाइनें बड़ी अच्छी क्लियर होती हैं आपको, मतलब मजा आ जाता है। तो जो डीबीपी मिल रही है आपको उसमें ये चीजें मिल जाएंगी, और जो किताब आपको मिल रही है ना बुक, ठीक है, यस, एनसीईआरटी एडवांस, उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल अप क्वेश्चंस। अगर खुद को लेवल अप करना है ना तो अल्टीमेट है, खुद को लेवल अप करना है तो एनसीईआरटी एडवांस अल्टीमेट है। बस जिस दिन एक पहली कॉपी मुझे मिल जाएगी ना, प्रिंट होकर के आ जाएगी मेरे पास, तब तो मैं दिखाऊंगा यार किस लेवल की किताब है, ठीक है। जूलॉजी
ठीक है, मैंने खुद बनाई है, इसलिए मुझे पता है कि किस लेवल क्वेश्चंस हैं, कैसे डिजाइन किए हैं। ऐसी बॉटनी सर ने बनाई है, सब लोगों ने अपना अपना पूरा पार्टिसिपेशन किया है। जूलॉजी मुझे पता है कि मैंने समझ पूरा सब कुछ डाल दिया अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, गजब लेवल का। चलो अब ये 2-3 और देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कैल्शियम आयन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हेपारिन, यस। हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को होने नहीं देता। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व चेंज ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन, यस। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, एब्सोल्युटली राइट। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कास्केड प्रोसेस, इन्वॉल्व a number of factors present in the active form always. Number of factor गलत आ गया ना, active form always गलत हो गया। Which of the following statement are correct? Correct पूछा है, correct है 1 2 3, 1 2 3 है 1 2 3, सी लगा दो भाई। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में होते ही नहीं है, क्लियर है। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ड्यूरिंग कास्केड सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। अब आ जाओ, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल्स होंगे, ये तो क्लियर ही है। नंबर 2 पर आते हैं लिम्फोसाइट, ये आ गया लिम्फोसाइट नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है। फिर मोनोसाइट आते हैं, फिर एसिडोफिल्स आते हैं, फिर वेसोफिल्स आते हैं। सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए ऐसे भी दिए थे आपको। इन द कॉलम फर्स्ट ब्लड कंपोनेंट एंड इन द कॉलम सेकंड देयर स्पेसिफिक फंक्शन आर गिविंग, ठीक है। हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच, कितने सही मैच हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कर लो, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। फिब्रिनोजन नीड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन प्रोटीन रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नो, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है। बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यस। इओसिनोफिल्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, नो, ठीक है। लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की बात चल रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 2 3 4, 4 करेक्ट है कोई ऑप्शन? क्या लगा के आए हो आप? फर्स्ट, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द डब्ल्यूबीसी विद इट्स फंक्शन? पूछा क्या है? इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लो पहले। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन बताओ, फेगोसिटिक नेचर का है, सही है ये तो। इओसिनोफिल्स एंटी पैरासिटिक एंटी एलर्जिक, ठीक है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, सही है। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, नो, एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट, टी नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट, बी ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। तो रॉन्ग क्या हो गया, इनकरेक्ट क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन जो लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं। हाँ, डायग्राम दे रखे, देखो मल्टीलोब न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, बेसोफिल समझ में आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स है। हेडफोन दिख रहा है, यूसिनोफिल्स है। किडनी शेप न्यूक्लियस दिख रहा है, मोनोसाइट्स है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन बचा रहा हूं, फेगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन, ठीक है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। यूसिनोफिल्स देखो, कैन रेजिस्ट इंफेक्शन एंड मेक एलर्जिक रिएक्शन मोर सीवियर, गलत। एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते, एंटी एलर्जिक होते हैं। हाँ, मोनोसाइट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने, थर्ड ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा। ये तो क्लियर हो ही गया होगा। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, फोर्थ ऑप्शन आ गया। फिर नंबर 2 पे क्या आएगा? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 20 से 25%, ठीक है। नंबर के बाद थर्ड पर कौन आएगा? लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट कितने होते हैं? 6 to 8%। फिर आएगा क्या? आ जाओ, इओसिनोफिल्स, फिर वेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स कितने हो गए? 2 to 3%, और बेसोफिल्स कितने हो गए? फोर्थ, तो फिफ्थ, सॉरी, ठीक है। 4 5 2 1 थर्ड, 4 5 2 1 थर्ड, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। चलो ठीक है, टाइम देख लूं कितना हो गया। टाइम हो गया क्या? ओके, चलो टाइम भी हो गया। आज ब्लड ग्रुप नहीं कराऊंगा, ठीक है, आज ब्लड ग्रुप नहीं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क में अगेन दे दिए हैं मैंने,
ये आपको करने हैं सारे के सारे। ये इनके सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं होती, समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी का पैरा है जिसमें हमने क्या कर दिया, डैश डैश कुछ चीजें उड़ा दी। ये देखते हैं, एनसीईआरटी देख के करोगे तो चीटिंग हो जाएगी, बिना देखे करना है। एनसीईआरटी बिना देखे करना है, इनका पैरा को फिल करना है। हमने ऑप्शन भी दे दिए नीचे, अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, पैरा को फिल कर सकते हो अपने दिमाग पर जोर डाल करके। तो एनसीईआरटी फिलर बड़े काम के होते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी पर कमांड आपकी बनाते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। बीएमएस प्राइम अभी मैं आपको देता हूं, साथ में बीएमएस प्राइम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, और कल आपको ये करके आना है। और कल का मतलब है परसों। हाँ हाँ, आप सुनो, क्लास 3 दिन रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कल मेरी क्लास है 1 बजे, ठीक है? यस, कल 1 बजे क्लास है। कल मैं आपका बहुत कुछ करा दूंगा, समझ गए ना मेरी बात? बहुत कुछ का मतलब है कल ब्लड ग्रुप हो जाएगा पूरा का पूरा, एराथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगी, लिम्फ पूरा हो जाएगा, यानी जो संडे को टेस्ट में आना है ना वो कल ही पूरा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा कल, ठीक है? परसों और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? हम टेस्ट से थोड़ा आगे होंगे, क्लियर है? तो टेस्ट में कंप्लीट ब्लड आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, पूरा ब्लड और पूरा लिम्फ, ठीक है? लिम्फ वेसल्स और हार्ट ये अगले टेस्ट में आएंगे, ठीक है? समझे? तो बीएमएस प्राइम्स के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है? थैंक यू, बाय बेटा, बाय 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 बाय, ठीक है? मिलते हैं कल के लेक्चर में। समझना जो मैंने बताया है वो, तभी तो कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ठीक है? यानी सारा खेल खोपड़ी का है, थॉट प्रोसेस का है। अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो हर विपरीत परिस्थिति में भी आप समझ रहे कुछ भी कर सकते हो। और अगर थॉट प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है, तो सारी सुविधाएं दे दी जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? बाय बेटा। जिन बच्चों ने कोर्स आज ही लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं प्रॉपर रिवीजन कराता रहूंगा, और एक दिन ऐसा भी होगा जहां पूरा सर्कुलेटरी और पूरा रेस्पिरेटरी को फिर रिवाइज करा दूंगा मैं। हाँ, जिनके पास इन्फिनिटी है तो उनको 2.0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, पर 1.0 और 2.0 एकदम सेम लेवल पर चलेंगे, 19-20 का भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? बस स्पीड का अंतर होगा, ठीक है? कोई अंतर नहीं है, वो भी स्पीड शुरू के 2 चैप्टर तक होती है, क्योंकि 3rd चैप्टर से तो बच्चा अपने आप ही स्पीड अप में आ जाता है, ठीक है? बाय बेटा, बाय बाय बाय।